पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं और ऐसी ही एक सीट है सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग के इलाके में आती है सिलीगुड़ी सीट और चूंकि एक पर्यटन स्थल भी है तो सबकी नजरें भी इस बात पर रहती है और वहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि कई बार बंगाल और वहां के बीच आपस लोगों में एक टशन भी देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि उनका शोषण हो रहा है तो वहां के समीकरण थोड़े अलग हटकर हैं। वहां अब तक क्या कुछ समीकरण रहा है, किसका जोर दिखा है और इस बार किसका जोर दिखाई दे रहा है, क्या वहां आमने सामने का मुकाबला है या फिर बहुकोणीय संघर्ष के आसार हैं, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सिलीगुड़ी सीट भी खूब चर्चा में रहती है और वहां हिंसात्मक खबरें भी आती रहती हैं। इस बार सिलीगुड़ी के समीकरण क्या कुछ है? देखिए, अगर आप सिलीगुड़ी विधानसभा सीट की बात कीजिए तो 1951 में जो है यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ, तब इसका नाम सिलीगुड़ी कुर्सियांग था और उस वक्त 2 विधायक चुने गए थे। फिर इसका नाम 1957 में सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र हुआ, लेकिन तब भी 2 विधायक चुने गए थे। 1962 से ये जो है एक विधायक चुनने का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप सिलीगुड़ी सीट की बात कीजिए तो एक समय लेफ्ट का यहां पर दबदबा था, जो कि बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में आप देखते हैं तो सिलीगुड़ी भी उससे अछूता नहीं है। लेफ्ट ने यहां से 9 बार जो है चुनाव जीते हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी है जिसको कि 6 बार कामयाबी मिली है। टीएमसी को 1 बार और बीजेपी को भी 1 बार सफलता मिली है। इसके अलावा अखिल भारतीय गोरखा लीग को 1 बार और निर्दलीय भी 1977 में 1 बार यहां पर चुनाव जीतने में जो है वो सफल रहे हैं। तो अगर आप सिलीगुड़ी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो ये तो आंकड़े हुए, लेकिन पिछले 3 चुनाव से इसका स्वभाव आप देखिए तो ये किसी एक पर विश्वास करता हुआ दिखा नहीं है। अगर आप 2011 में देखें तो टीएमसी को यहां से कामयाबी मिली, 2016 में चले जाएं तो सीपीएम यहां से जीतने में सफल रहा, लेकिन 2021 में जो है बीजेपी को यहां पर कामयाबी मिली और सिलीगुड़ी में पहली बार जो है वो कमल खिला। जब यहां आप मुकाबले के स्वभाव या नेचर के बारे में बात कीजिएगा तो यहां अब तक जो है ट्रायंगुलर फाइट विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलती रही है। खास करके अगर आप देखिए तो बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम के बीच जो है ये मुकाबला पिछले चुनाव में भी हमें देखने को मिला था। वैसे अगर आप बात करें तो 2011 में यहां से टीएमसी के रुद्रनाथ भट्टाचार्य जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। कांटे के मुकाबले में उन्होंने जो है अशोक भट्टाचार्य वेटरन लेफ्ट लीडर को जो है 5000 वोटों की शिकस्त दी थी। हालांकि 2016 में अशोक भट्टाचार्य ने जो है ये सीट वापस से अपने कब्जे में ले लिया और 14,072 वोटों से उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे टीएमसी के प्रत्याशी वाईचुंग भूटिया को जो है वो पराजित किया था 14,000 से ज्यादा वोटों से, लेकिन तब भी बीजेपी को 11.46% वोट आए थे। मतलब कि बीजेपी यहां पर वोट हासिल जो है वो करता रहा, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बीजेपी का वोट प्रतिशत भी यहां पर जो है वो बढ़ रहा है। और आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को जो है वो बढ़त मिलती रही है। 2024 में राजू बिस्टा जो कि दार्जिलिंग से सांसद हैं वो 66,000 वोटों से यहां बढ़त बनाने में कामयाब हुए। 2019 में उनको 65,486 वोटों की बढ़त सिलीगुड़ी से मिली थी और 2014 में जब एसएस अहलूवालिया यहां से चुनाव लड़ रहे थे तो वो भी 7,500 वोटों की बढ़त बनाने में यहां कामयाब हुए थे। मतलब आखिरी जो 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन 3 के 3 में बीजेपी को सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली है। लेकिन जहां तक आप विधानसभा चुनावों की बात कीजिए तो पिछले 3 चुनाव में 1 जीत बीजेपी के पास है, तो आखिरी 6 चुनाव की बात कीजिए 3 विधानसभा और 3 लोकसभा की तो 4 बार यहां पर बीजेपी को जो है उसमें 3 बार बढ़त और 1 बार जीत मिली है, जबकि टीएमसी को 1 बार कामयाबी मिली है और सीपीएम को 1 बार जो है यहां पर कामयाबी जो है वो मिली है। अगर आप देखें यहां पर इस बार जो है बीजेपी ने फिर से अपने सिटिंग विधायक शंकर घोष को चुनावी मैदान में उतारा है और वो दमदार प्रत्याशी हैं।
और आपको बताऊं कि 1991 से 2021 तक जो है, मार्च महीने से पहले तक वो आपको कम्युनिस्ट पार्टी में ही शामिल थे। वहां से उन्होंने जो है पार्टी बदली और बीजेपी ज्वाइन किया था। फिर 2021 के चुनाव में उनको सिलीगुड़ी से टिकट मिला और टिकट मिलते ही उन्होंने कमाल किया और जीत हासिल की और 50% वोट उनको तब आए थे। तो इस बार फिर से शंकर घोष चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा टीएमसी ने अपने पिछले बार के प्रत्याशी को बदल दिया है। पिछली बार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको सिर्फ 30% वोट आए थे। तो इस बार जो है सिलीगुड़ी के जो मेयर हैं गौतम देव, उनको टीएमसी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि अशोक भट्टाचार्य जो वेटरन लेफ्ट लीडर हैं, जो लगातार यहां से जो है वो सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे, वो अब थोड़ा सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर हैं। तो इसलिए इस बार जो है शारदेंदु चक्रवर्ती को सीपीएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने आलोक धरा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अशोक भट्टाचार्य ने जो है वो बीजेपी पर वहां हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी एक बुलडोजर पार्टी है और लोगों से बीजेपी को वोट नहीं करने की उन्होंने अपील भी की है। गौतम देव इससे खुश हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी में बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखें यहां पर तो दिखता है कि जो बीजेपी का मत प्रतिशत है 2019 लोकसभा चुनाव, 2021 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव, मतलब जब आप आखिरी 3 चुनावों की बात करते हैं तो ये जो है आपको 50 से लेकर 64% तक पहुंचता हुआ दिखता है। प्रधानमंत्री की भी यहां पर सभा हुई और वहां उन्होंने कहा कि बंगाल का मिजाज जो है वो बीजेपी के साथ है। टीएमसी पर आरोप लगाया कि नॉर्थ बंगाल के विकास को टीएमसी सरकार ने नजरअंदाज किया है और सिलीगुड़ी जो नॉर्थ बंगाल का गेटवे है उसे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी और उद्योग के मामले में पीछे रखा गया है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां सभा की वहां पर की जबरदस्त भीड़ थी। उनका रोड शो का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो लोग इतने थे कि वो एक रोड शो जैसी स्थिति वहां पर बन गई। खास बात ये कि कार्यकर्ताओं से उन्होंने अलग से मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की, रणनीति बनाई आगे की। तो सिलीगुड़ी जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता हुआ पिछले कुछ चुनावों से दिख रहा है, वहां बीजेपी के पास दमदार कैंडिडेट भी है शंकर घोष के रूप में, वो इसे रिटेन करना चाहती है। जबकि टीएमसी ने अपने अनुभवी नेता को जो कि गौतम देव हैं, जो कि सिलीगुड़ी के मेयर हैं, 2 बार के विधायक भी हैं, वो 2 बार जो है डाबग्राम फुलवारी से विधायक रह चुके हैं। पिछला चुनाव वो हार गए थे, तो इस बार उनको वापस से सिलीगुड़ी में लेकर आए हैं और यहां पर वो चाहते हैं कि जो बीजेपी का विजय रथ है या जो उसके आगे बढ़ने का सिलसिला है उसको रोका जाए। अब इसमें यह देखना होगा कि सीपीएम का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य के नहीं होने से जो सीपीएम को यहां पर पिछले चुनाव में भी 16.25% वोट मिले थे। तो आप देखिए कि अगर यहां पर जब अशोक भट्टाचार्य नहीं हैं तो वो वोट कहां रहता है? क्या वो वोट सीपीएम के साथ ही रह जाता है? क्या वो कैडर वोट है? अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को इस बार सिर्फ वहां 6% वोट नहीं आते, और अगर कैडर वोट नहीं है तो वो किधर ट्रांसफर होते हैं? अशोक भट्टाचार्य ने बीजेपी को वोट देने से मना किया है, तो क्या वो टीएमसी या सीपीएम के ही साथ रहते हैं, या जैसा कि बंगाल में ट्रेंड है कि कांग्रेस और लेफ्ट के वोट निकलकर बीजेपी की तरफ जाते हैं? और ये बातें लोकसभा चुनाव में दिखती भी हैं, जो कि यहां पर जितने भी हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में फिर बीजेपी को फायदा हो सकता है अशोक भट्टाचार्य के नहीं होने का। तो सिलीगुड़ी में एक दिलचस्प मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सिलीगुड़ी के मुकाबले में विजयी बांधकर कौन उभरता है। लेकिन बीजेपी वहां मजबूत है और बीजेपी के सामने जो प्रतिद्वंदी है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसके हाथ आती है।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।